तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्री नीट के लिए। एक वन शॉट रिवीजन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और नीट में हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का रिलेशन। अब कैसे होता है, जैसे मैं बात करूँ, इसके अंदर दो टाइप से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेक सेल। ये क्या करता है, ये केमिकल जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेल होती है वो खुद क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल हो गया, एग्जांपल देख लेते हैं। वो हो गया डेनियल सेल और बैटरी, इसके दो एग्जांपल याद रख लेना। दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि बाहर से करंट लगाकर रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, बाहर से करंट दिया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। चलिए ठीक है, इसी के अंदर हम थोड़ा रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होता है। तो रेडॉक्स का जैसे आपको दूसरा पॉइंट में देखता हूँ, रेडॉक्स का जैसे आपको पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल देखते हैं, और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो गया अपना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूं कि Zn जा रहा है Zn+2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, यानी कि ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। +2 +0 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसी प्रकार मैं बात करूं कि कॉपर +2 है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहे हैं, कॉपर में जा रहा है। इसका मतलब ये रिडक्शन कर रहा है खुद का। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं डेनियल सेल्स की। तीसरा हम पॉइंट याद रखते हैं, डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसके अंदर। इसके अंदर मान लेता हूँ Zn+2 में जा रहा है, और कॉपर+2 कॉपर में जा रहा है। यहाँ मतलब कि लेफ्ट साइड क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, लोन से याद रखना। लोन का क्या मतलब हो गया, एल का मतलब होगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब कि एनोड बनाएगा, और एनोड मतलब कि नेगेटिव होगा। तो आपको लोन से याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट साइड रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। तो चलिए ठीक है, ये मतलब जड़न कहाँ से आया, इसके अंदर मतलब जड़न जिंक सल्फेट होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, वहाँ से ये जड़न फ्री होता है। उसी प्रकार से जो राइट साइड होता है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, एक बात याद रखना है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो तो आपका होता है NO2 कैथोड। NO2 कैथोड बोलने का मतलब क्या है, जड़न से कॉपर में जाएगा, इसके एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ, और जो करंट फ्लो होगा वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, ये आपको बता दिया कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। साइन एनोड का नेगेटिव वो लोन से याद रखना ही है आपको। एनोड आपको पता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके बीच में जो ये लगाया जाता है ना, वो आ जाता है सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन आता ही है, मतलब इसके फंक्शन जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ, फंक्शन से पहले एक चीज़ देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि सोल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों होती है। अगर सोल्ट ब्रिज ना हो तो क्या होगा, तो मैं देखता हूँ, अगर सोल्ट ब्रिज ना हो तो एनोड पे क्या होता जाएगा, Zn+2 इंक्रीज होता जाएगा, सॉल्यूशन होगा वो मोर पॉजिटिव होता जाएगा, और जो कैथोड पे होगा वो कॉपर+2 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, इससे रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसलिए सोल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। तो सोल्ट ब्रिज के जो फंक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, इधर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फंक्शन देख लेते हैं सोल्ट ब्रिज के। तो मैं पहला लिखता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देता है, सर्किट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी देता है, जिससे क्या कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा नहीं, इससे क्या रिएक्शन रुकेगी नहीं, यानी कि जो चार्ज बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चार्ज बैलेंस मेंटेन। दूसरा मैं लिखता हूँ कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, यानी कि करंट फ्लो पॉसिबल बनाता है। ऐसे याद रखना, करंट फ्लो पॉसिबल करता है। तीसरा मैं बात करता हूँ कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। चलिए बात करते हैं। अब कुछ दो पॉइंट इससे याद रखने हैं सोल्ट ब्रिज से। फंक्शन तो आपको याद रखनी है। जो सोल्ट ब्रिज होता है, देखने में ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जाते होंगे, लेकिन नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आयंस फ्लो होता है। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन फ्लो तो बाहर से सर्किट से हो रहा था, लेकिन सोल्ट ब्रिज से क्या होता है, आयंस फ्लो होता है, आयंस फ्लो होकर न्यूट्रलिटी आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ईएमएफ क्या होता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अपना, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ बोले तो सेल पोटेंशियल, ईएमएफ बोले तो सेल पोटेंशियल, सेल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर कर रहा है वही क्या है, ईएमएफ के बराबर है। तो ईएमएफ होता है वही ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो आपको बताइए कि वोल्ट होती है। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो गया ई नोट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो गया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोड एनोड। इसको भी समझेंगे। वैसे मैं तो इस फॉर्मूले को बोलूंगा कि मत याद रखो, शॉर्ट ट्रिक से अपने देखते जाएंगे। जैसे कॉपर +2, कॉपर में जा रहा है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, और जेड एन +2 जेड एन में जा रहा है -0.76 वोल्ट। तो इसका पूछा है कि ई नॉट सेल आप बताओ क्या होगा। जैसे आप हमें पता है कि जैसे इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। चलिए अब मैं देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचना है, आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, मेन ये रिएक्शन है ना, ये मेन है। तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर भी ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट आना चाहिए, लेकिन इधर रिडक्शन आ रहा है, तो उसका उल्टा कर दो, यानी कि ये माइनस का है तो इधर 0.76 पॉजिटिव का लिख दो। समझ रहे हो, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इधर भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये सेम चीज लिख दो। तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव 1.10 वोल्ट। ऐसे आपको सोचना है, इस फॉर्मूला को लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि हर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ऐसे याद रखो उसको। मतलब कि ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, अगर ई नॉट सेल ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो रिडक्शन टेंडेंसी शो करेगा, मतलब उसकी रिडक्शन जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर ई नॉट सेल ज़्यादा नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी शो करेगा। मतलब कि ए जी, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ए जी मान लेते हैं, ए जी प्लस ए जी में जा रहा है 0.80 वोल्ट दे रखा है प्लस का, और जेड एन +2 जेड एन में जा रहा है -0.76 वोल्ट देगा। यानी कि ए जी जो होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, जैसा कि आप समझ रहे हो। और जेड एन इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। ये एक टाइप का रिफरेंस क्या इलेक्ट्रोड है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका जो ए नॉट सेल होता है वो जीरो पाया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये केमिस्ट्री में हर जगह लगता है। जैसे H2 का जो प्रेशर 1 atm हो, कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी के बराबर हो, टेम्परेचर हो रूम टेम्परेचर के बराबर यानी 298 केल्विन हो, और प्लेटिनम क्या हो, इलेक्ट्रोड हो। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये जल्दी देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है ये। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, इस चीज़ की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की लिस्ट होती है एक, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि क्या होता है, एक लाइन में क्वेश्चन आ गया कि बताओ इस क्या होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की लिस्ट है। इसके टॉप में जो रहता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, और जो बॉटम में रहता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। यानी कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे, रिड्यूसिंग जो नेचर है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि क्यों ईसीएस आई। ईसीएस का भी अपने ऑर्डर देखेंगे, पहले से क्या देख लेते हैं कि ईसीएस की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ लगती है। तो पहले अपन देखते हैं कि जो रिएक्शन फिजिबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए, रिएक्शन फिजिबिलिटी अगर अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 हो तो जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस कहलाती है, मतलब अपने आप हो जाएगी। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हो, 0 से कम हो, तो उस रिएक्शन को अपने क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं किसी का बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर एक मैं बोल रहा हूँ रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कि मोर मोर इलेक्ट्रो सॉरी मोर पॉजिटिव ई नॉट, और रिड्यूसिंग पावर का बोल रहा हूँ मैं मोर नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की। ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो बताता है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई होता है। बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके अंदर मैं 3 केस की बात करता हूँ, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में बात करता हूँ कि ई हमारा पॉजिटिव है, केस 2 की बात करता हूँ कि ई हमारा नेगेटिव है, केस 3 की बात करता हूँ कि ई हमारा जीरो है। ई जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, ये आपको सबको पता है। केस 1 की बात करूँ, ई अगर पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा ऑलवेज, और डेल्टा जी नेगेटिव मतलब की रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। ई नेगेटिव मतलब कि डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब की रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, या इसी कोई डेल्टा जी नॉट, अगर एल एन को लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस पे नीट पे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं लगभग। तो चलिए बात करते हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ये के होता है, के इक्विलिब्रियम अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर पॉजिटिव है तो ई नॉट पॉजिटिव होगा, ये याद रखना, क्योंकि लॉग की फॉर्म है ना इसलिए। तो रिएक्शन ई नॉट अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव,
और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फिर से स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये भी आप पॉइंट याद रखना है। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बैकबोन है, बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो होती है आपकी नास्टी क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा क्या 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज करते हैं, जब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन दिया होती है, ये वाले फॉर्मूले याद करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर नहीं दिया हो तो आप इसको यूज करो। कैसे, चलिए देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लोग के इक्विलिब्रियम। आप इसको चाहो तो 0.06 भी लिख सकते हो, नियरली इक्वल होता है, इजीली याद रखने के लिए। ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पे, आप क्यू लिख लीजिए, सॉरी क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है रिएक्शन क्यूसेंट, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा जाता था वैसे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ डेनियल सेल का, कि जड़न प्लस कॉपर प्लस 2, जड़न प्लस 2 में जा रहा है और कॉपर 0 में जा रहा है, तो इसका क्यू क्या हो जाएगा, जड़न प्लस 2 कॉपर प्लस 2, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें पूछ लेता है, अगर मैं प्रोडक्ट इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाऊँ, देखो तो इसकी बढ़ाऊंगा तो क्यों बढ़ेगा, देखो यहाँ क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा, तो देखो ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये पूरा बढ़ेगा, तो इसमें से घटाएंगे तो ये कम हो जाएगा ना, तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा, यानी कि पी बढ़े, यानी कि ओवरऑल जैसे बात किया जाए कि क्यू को बढ़ाया जाए, क्यू को बढ़ाया जाएगा तो ई क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल की बात करते हैं, सेम इलेक्ट्रोड डिफरेंट कंसंट्रेशन। एग्जांपल बात करते हैं, एजी प्लस में जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखी है, फिर एजी प्लस 1 मोलर एजी में जा रहा है, इसमें ईएमएफ जनरेट होती है। क्यों जनरेट होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या दे रखी है अपने को, डिफरेंट दे रखी है, तो इसलिए ईएमएफ तो पैदा होगी। तो चलिए फॉर्मूला फॉर्मूला आपको पता ही है, ई इक्वल्स टू, अब देखो ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग C2 अपॉन में C1, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक आता है, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की एबिलिटी। चलिए इसका जो सिंबल होता है कंडक्टेंस को जी से दर्शाते हैं, ठीक है, जी से शो करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, साइमन होता है। ओके, इसके बाद जो रिलेशन होता है, रिलेशन की बात करते हैं, जी इक्वल टू 1 अपॉन में आर होता है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, आप कंडक्टिविटी नहीं बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। जी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी अलग होता है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंडक्टेंस होता है जो वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और ये फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है एक बार। तो चलिए आप कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार से कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं तो कंडक्टिविटी भी टर्म आएगी। तो कंडक्टिविटी को हम कैसे बताते हैं, और कंडक्टेंस को जी से दर्शाते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी होता है। इसका जो यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। डाइल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूशन करूँ, डाइल्यूशन करने पे सब कुछ इंक्रीज होता है, सब कुछ इंक्रीज होता है डाइल्यूशन करने पे। एक टर्म होती है मोलर कंडक्टेंस, वो भी इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, जी भी जो कंडक्टेंस है ये इंक्रीज होता है। डिक्रीज क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो ये आपको पॉइंट क्या है, रिमेंबर रखना है, चारों पॉइंट याद रखना है, कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने टर्म लिखी मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। ये क्या होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। इसका जो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। ठीक है, डायल्यूशन करने पे अभी देखा है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। वाई, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जो फ्री आयंस होते हैं, सॉरी जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मोबिलिटी बढ़ती है। इससे क्या होती है, म्यू बढ़ जाता है। म्यू क्या होता है, मोबिलिटी होती है। फ्री आयंस बढ़ेगा तो उनका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ी तो कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हो गया NaCl, HCl और KCl, ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुली आयनाइज्ड होते हैं और डाइल्यूशन पर थोड़ा इंक्रीज होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैं बात करूँ कि एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, वो तो फुली थे, ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, और इनका डाइल्यूशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले तो थोड़ा सा बढ़ते हैं और ये डाइल्यूशन पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो शार्पली क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, एक आता है कोलरस लॉ। कोलरस लॉ क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने का। इनफाइनाइट अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं तब ये डिफाइन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आयंस होता है वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसका यूजेस पे क्वेश्चन आता है, यूजेस कहाँ है इसका, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, दूसरा यूज है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, तीसरा इंक्रीज इसका जो फंक्शन है वो है सोल्यूबिलिटी डिटर्मिनेशन में। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फैराडे लॉ का।
ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फेराडे लॉ, मैं फर्स्ट फेराडे लॉ की बात करता हूँ। ये बोलता है कि मास जो डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास के इक्वल होता है। यानी कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और क्यू अपने को पता है आई टी के इक्वल होता है, यानी कि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जेड आता है सिंबल आई टी। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। दूसरा, फेराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं, फेराडे सेकंड लॉ। इसमें कि सेम चार्ज को क्या करो, पास करो। इसमें बोला जाता है कि जो डिपॉजिटेड मास होता है, डिपॉजिटेड मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विवेलेंट मास के। यानी कि एम वन अपॉन सॉरी एम वन, ठीक है, एम वन अपॉन में एम टू इक्वल टू डब्ल्यू एन, अच्छा ई वन अपॉन में ई टू, यानी कि इक्विवेलेंट मास। यानी डिपॉजिटेड मास होता है वो किसके इक्वल होता है, ये ई है यहाँ पे, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास के। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फेराडे कांस्टेंट की। फेराडे कांस्टेंट, फेराडे कांस्टेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, यानी कि 1 फेराडे इक्वल होता है किसके, 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है जो होता है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, टू एम आई टी अपॉन में एन एफ। ये जेई और नीट के लिए दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं बात करूँ जो ओवरऑल जो समरी है, आपको क्या क्या याद करके जाना है। एक तो आपको डेनियल सेल, वैसे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, डेनियल सेल आपको याद करके जाना है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको याद करके जाना है। नस्ट इक्वेशन जो कि बैकबोन, और कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, और लास्ट आपको फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको डिमांडिंग चैप्टर है वो बताइए कमेंट बॉक्स में, तो वो चैप्टर अपन शॉर्ट में लाएंगे। चलिए थैंक यू।